नमस्कार दोस्तों, साथी संदेश लाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ नगर पालिक निगम भिलाई के एमआईसी मेंबर, जिनका सामान्य प्रशासन और विधि प्रभारी हैं ये, और वार्ड क्रमांक 5 कोसा नगर के पार्षद भी हैं। हम बात कर रहे हैं श्रीमान संदीप निरंकारी जी की, और हम आज बात करने आए हैं इनसे वार्ड की समस्याओं के बारे में, वार्ड की स्थिति के बारे में, वार्ड नंबर 5 की क्या स्थिति है, और जो एमआईसी का इनके पास प्रभार है वो किस तरह का प्रभार है और कैसे काम उसमें किए जाते हैं, और अब तक क्या क्या काम संदीप निरंकारी जी ने उसमें किए हैं। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। संदीप जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे वार्ड 5 के बारे में, कोसा नगर के बारे में। कितना बड़ा वार्ड है, क्या क्या समस्याएं अभी भी इसमें है, आपके आने के बाद किस तरह से विकास हुआ है और क्या क्या विकास हुआ है? 5 नंबर वार्ड कोसा नगर, जहां से मैं पार्षद निर्वाचित हुआ था आज से 3.5 साल पहले, लगभग उस समय जो वोटर संख्या थी 8,800 समथिंग के थी। मतलब काफी बड़ा वार्ड था, क्षेत्र के हिसाब से भी और जनसंख्या के भी हिसाब से। और जिस समय मैं पार्षद बन के गया था तो वहां पे समस्याओं का बहुत बड़ा अंबार था। रोड्स नहीं थी, नालियां नहीं थी, सफाई की बहुत कोई व्यवस्था नहीं थी। बहुत सारे ऐसे मंदिर भी बने हुए थे जो अधूरे थे, तो जिनको हम लोगों ने आपस में लोगों के सहयोग से भी पूरा किया, कुछ हमने उसको पूरा करवाया। रोड्स तो बिल्कुल भी नहीं थी। आज मुझे खुशी है कि कम से कम 80% से ज़्यादा रोडें बन गई, और जो 20% रोडें बची हैं वो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा कार्यकाल खत्म होने तक उनको मैं कंप्लीट कर लूँगा। बॉम्बे आवास, अटल आवास, ये सारी जगहों में मैं जाता था तो चढ़ने वाली सीढ़ियाँ बहुत जर्जर थी, टूटी हुई थी, और सीवरेज का बहुत प्रॉब्लम था। तो हमने कोशिश करके डीएमएफ फंड से भी, कलेक्टर साहब से भी बात करके पैसा लेके आया मैं, और वहाँ का सीवरेज का पूरा जो है वो सिस्टम बॉम्बे आवास का ठीक किया गया। उनके सामने रोडें बनाई गई। बॉम्बे आवास, अटल आवास की जो सीढ़ियाँ खराब थी वो किया गया। अटल आवास में एक जगह ऐसी थी जहाँ ऊपर पानी जाता ही नहीं था, तो मैंने अपनी पार्षद निधि दे के वहां पाइपलाइन बिछवाई। गांधीनगर में रोडों की प्रॉब्लम थी, तो गांधीनगर में जहां जहां जरूरी रोडें थी, सारी तो नहीं बन पाई हैं, पर जो जरूरी थी वो रोडें बनाई। प्लस वहां पे बच्चों के खेलने की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो बैडमिंटन कोर्ट बनवाया। तो हर जगह जो है वो कोशिश कर करके लगभग जहां वो समस्याएं थी, जो कहीं गौरी चौरा नहीं था, मतलब गौरी चौरा खराब था और वहाँ पे विकास की जरूरत थी, तो वहाँ भी अपने लोगों के सहयोग से, उसमें कोई मतलब सरकारी फंड से नहीं, अपने लोगों के सहयोग से भी उनको ठीक करवाया गया। तो मतलब जिसने जो समस्या बताई उसको हमने पूरी तरह से कोशिश किया कि वो ठीक हो जाए। गंदगी बहुत रहती थी, तो सफाई टीम के ऊपर अपने भी खुद के भी क्या बोलते आदमी लगा के उनको मॉनिटरिंग करने को कहा और पूरी साफ सफाई की कोशिश की। मॉडल टाउन से एक रोड जाती थी जहाँ 1.5 मेन रोड थी, जहाँ लगभग बारिश में 1.5 फुट पानी भर जाता था, तो वो रोड को डामरीकरण पूरी मेहनत करके, और ये भी ध्यान रखा गया कि डामरीकरण जो हो रहा है उसका बेस सही हो रहा है कि नहीं। और मुझे खुशी है कि पूरी तरह मॉनिटरिंग करने से ये हुआ कि वो रोड आज 3 साल में थोड़ी भी खराब नहीं हुई है। तो जगह जगह सीमेंटीकरण, नाली, बैडमिंटन कोर्ट, गौरी चौरा, मंदिर थे, जैसे मॉडल टाउन में एक मंदिर था, शिव मंदिर, बहुत पुराना। तो वहाँ के लोगों ने बताया कि ये मंदिर बहुत क्या बोलते पुराना है, और यहाँ पे जो है वो जरूरत है पेवर ब्लॉक की, बाउंड्री वॉल की। बाउंड्री वॉल भी नहीं थी, असामाजिक तत्व वहाँ बैठे रहते थे। तो हमने वहाँ पे क्या बोलते हैं अपने दोस्तों के सहयोग से मिलके पेवर ब्लॉक भी लगवाया, बाउंड्री वॉल वहाँ की करवाई। ऐसे ही बॉम्बे आवास के अंदर एक जगह थी जहाँ पे चारों तरफ मकान थे और बीच में सेप्टिक टैंक किसी जमाने का था, वो पूरा धसा हुआ था और सिर्फ गंदगी थी। वहां के लोग खूब बीमार पड़ते थे, तो वो देख के ही ऐसा लगता था कि पता नहीं ये मतलब किस स्थिति में रहते हैं। तो उस पूरा सेप्टिक टैंक चूंकि बंद हो चुका था, लेकिन वो पूरा धस गया था और उसमें पूरी गंदगी थी, तो उसमें पूरा जो है वो प्रॉपर मलबा डलवा के उसको पैक करके क्या बोलते हैं उसमें पेवर ब्लॉक लगाया गया। आज वहाँ के लोग शाम को वहाँ खेलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, बच्चे दौड़ते हैं, एकदम नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा हो गया। वहाँ की जितनी रोडें थी वो भी बनाई गई। फिर अपने प्रयासों से कोशिश कर करके कई जगह बच्चों के खेलने का जगह नहीं था, तो छोटी छोटी जगहों को पेवर ब्लॉक ऐसे लगवा के बीच में रेत डलवा के वॉलीबॉल खेल लें, बच्चे वैसे खेल लें। उस तरह के भी छोटे छोटे स्पोर्ट पैच भी बनाए गए जहाँ बच्चे
खेल सके। तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि कोसा नगर का जितना डेवलपमेंट हम कर सकें वो कर लें। 17 करोड़ की एक कोसा नाला जो योजना थी रिटर्निंग वॉल की, उसके अपन पीछे पड़े और कोशिश करके क्या बोलते हैं रिटर्निंग वॉल जहां जहां जितनी बन सकती थी वो उसको फास्ट करवाया काम को। और उसमें अभी कुछ बची हुई है क्योंकि कहीं पे कब्जा है, किसी का प्लॉट आ रहा है करके वो थोड़ा प्रोसेस धीरे है, लेकिन बहुत जगह रिटर्निंग वॉल हमने बनवा दी। और 2 ऐसी पुलिया थी कोसा नगर की मेन, जो हाई स्कूल के पास में और जगन्नाथ मंदिर के पास में, जिसके कारण पूरा कोसा नगर डूब जाता था, कमर कमर भर जो है उसमें पानी आ जाता था। तो मैंने भरी बारिश में खुद कमर भर पानी में गया, उस सब हालात को देखे और फिर महापौर जी से रिक्वेस्ट करी कि इसका काम जल्दी कराया जाए ताकि ये पुल बन जाए। तो महापौर जी से बात करने के बाद वो दोनों पुल बने और आज मुझे खुशी है कि पिछले पिछले साल बारिश में वहां पे कोई जल भराव नहीं हुआ, कोई वैसी निर्मित नहीं हुई। जब मैं पार्षद बना था उसके पहले जब मैं वहां पे गया था तो एक कोसा अपना सतनामी मोहल्ला से कोसा नगर को जोड़ने वाला एक लोहे का पुल था, जो लोहे का पुल था और वो जर्जर था, उसमें मतलब क्रॉस करना जान का रिस्क था, जान का रिस्क था। तो उसमें क्या बोलते हैं पूरी मेहनत करके उस लोहे के पुल को मैंने पुनः उसका जीर्णोद्धार किया और उसको ठीक कराया। फिर उसमें क्या होता है कि कई बार लोग जो है वो उसमें मोटरसाइकिल चला दें तो फिर से खराब होने लग गया। फिर उसको मेहनत करके उसमें पूरा सीमेंटीकरण क्या बोलते हैं स्लैब ढलवाया और आज वो लोगों को निर्विवाद वहां से आना जाना शुरू रहता है। सतनामी समाज के लोगों ने बोला कि जैत खाम में झंडा लगाने के लिए सीढ़ियां नहीं है तो वहां सीढ़ियां लगवा दी, गेट लगवा दिया, जहां जो हो सकता था जितनी कोशिश कर सकते थे अपन वहां की कोशिश कर रहे हैं। और अभी पिछले 1 साल से चूंकि जब विधानसभा में सरकार गई तो थोड़ा मनोबल टूटा और उसके बाद क्या बोलते चुनाव था, आचार संहिता लग गई, फिर लोकसभा की आचार संहिता लग गई, फिर नगरीय निकाय चुनाव की आचार संहिता लगी, तो काम थोड़ा स्लो हुआ। ये मानता हूं कि पिछले समय से काम स्लो हुआ है और चूंकि बीजेपी सरकार है तो थोड़ा सा क्या बोलते हैं वो हमारी तरफ ध्यान भी नहीं देते और हम लोग कोशिश करते हैं तो उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। अभी जैसे सुशासन त्योहार आया था, सुशासन त्योहार में मैंने 10, 12, 15 जगहों के काम के लिए क्या बोलते हैं एप्लीकेशन दिया, आयुक्त साहब से भी बात की और मुझे उम्मीद है कि जो बचे काम है मेरे वार्ड में अगर मूलभूत समस्याओं के बारे में देखा जाए तो बहुत काम जो है वो अब बचे नहीं है। मैं पूरी कोशिश कर करके उन सबको करवा रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस और इस तरफ सतनामी मोहल्ला उड़िया बस्ता की कुछ सड़कें बची हुई थी जिसका मैंने अभी अपनी पार्षद निधि दे के उसका इसी महीने टेंडर है और क्या बोलते हैं मेरे ख्याल से अगले महीने तक वहां का भी सीमेंटीकरण का काम हो जाएगा। बाकी ये रेगुलर प्रोसेस है, रोज काम करो, रोज समस्याएं आती है और रोज उसका कोशिश कर करके उनको दूर करना पड़ता है। आईएसडीपी आवास के सामने लोगों ने क्या बोलते हैं पूरा वो जगह जो बची हुई है उसमें पूरा कोई बाड़ी उठा दिया, कोई कूड़ा करकट रख दिया, कोई कुछ रख दिया। अभी उसको भी पूरा साफ करा के हम लोगों ने अपने लेवल पे जहां जहां इधर उधर से मुरम मिली उसको ला के मुरम बिछा रहे हैं ताकि एटलीस्ट साफ सुथरा तो हो जाए। बाद में उसमें कोशिश करके पेवर ब्लॉक भी लगवा देंगे। तो सतत मैं ये कोशिश करते रहता हूँ कि अगर प्रॉब्लम ऐसा लगता है कि इसमें बहुत पैसा लगेगा लेकिन कम से कम काम चलाने लायक क्या हो सकता है तो हम तुरंत सबसे पहले ये करते हैं कि उसको काम चलाने लायक तो कर देते हैं। बाद में क्या बोलते हैं फिर उसको प्रस्ताव लाके पैसा लाके उसको और अच्छे से करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे वार्ड की जो मूलभूत समस्याएं थी वो तो पिछले काफी हद तक कंट्रोल हुई है। ये आप लोगों से भी पूछ सकते हैं, बहुत मेहनत करी है लोगों को क्या बोलते हैं राहत देने की। फिर पर्सनल मैं ये भी करता हूँ कि अगर उनको सील साइन की जरूरत है, कुछ जरूरत है तो वो मेरे ऑफिस में आए, मैं उससे पहले वहीं खुद पहुंच जाता। जब महतारी वंदन का क्या बोलते हैं योजना आई थी सरकार की तो उसमें पार्षदों को कुछ चीजों पे साइन करना था तो हम वार्ड में जा जाके पेड़ के नीचे दफ्तर लगा लगा के कई 100 लोगों का हमने वहीं पे साइन किया, उनको यहाँ आना ना पड़े तकलीफ। तो हम ये भी देखते हैं कि वहां की जनता को पर्सनली लेवल पे कोई तकलीफ ना हो और काम करने की अनवरत कोशिश करते रहते हैं। लेकिन मेरे वार्ड में समस्याएं अभी भी है और उन समस्याओं के लिए मैं सतत प्रयासरत हूँ और मैं बहुत सी चीजों के लिए प्रयासरत हूँ कि कई जैसे प्रावीण्य सूची के जो बच्चे आए उनको हमने तिलक लगा के उनको स्कूल बैग दे के उनको भी सम्मानित किया। हम सामाजिक जागरूकता भी कोशिश कर करके फैला रहे हैं कि हम बच्चों को क्या बोलते हैं प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप पढ़ें लिखें। जैसे एक जगह यादव मोहल्ला में था कि वहां पे मुझे महिलाओं ने बताया कि यहाँ पे बच्चे जो है वो बैठते हैं और उल्टी सीधी हरकतें करते हैं कि ऐसा वैसा करके।
तो मैंने पूछा उनसे इसका क्या इलाज, तो हम लोग सामूहिक में उसका इलाज बताया और उसको मैं भी सहमत हुआ कि उसमें वो बरगद के पेड़ के नीचे बैठते थे, तो बरगद के पेड़ के नीचे हम लोगों ने वहां पे बहुत बढ़िया जो है वो बाउंड्री वॉल करके वहां पे शिवलिंग की स्थापना कर दी। आज पूरा मोहल्ला वहां पूजा करता है, भक्तिमय वातावरण। तो हम सामाजिक लेवल में भी हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम प्रॉब्लम दिखी हमको, क्या बोलते हैं, प्राथमिक शाला जो है हमारे कोसानगर वार्ड का, उसमें क्या बोलते हैं बच्चों को बहुत गर्मी में बहुत सिर्फ पंखे में रहना पड़ता था, जिससे बहुत गर्मी लगती थी, पानी पीने की व्यवस्था नहीं थी। तो हमने कोशिश करके जो है वो क्या बोलते हैं आईडीबीआई बैंक से बात की और उनके सीएसआर फंड से हमने 3 कूलर और क्या बोलते हैं वहां पे वाटर कूलर का इंतजाम किया। वहां पे पानी भर जाता था, एकदम से प्रस्ताव पास होता नहीं, तुरंत जीरा गिट्टी क्या बोलते हैं वहां पे गिरा के वो वाली सारी व्यवस्था करी। तो हम लोग सामाजिक तौर पे भी लोग नशों से दूर रहें, लोग क्या बोलते हैं पढ़ने की ओर उत्साहित हो, क्योंकि मेरे यहाँ के जो बच्चे हैं वो थोड़ा सा मेरे यहाँ स्लम भी आता है, तो उनके खेलने की और उन सब की उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है। तो हमने कोशिश कर करके उनको प्रेरित किया कि वो अपना पढ़ने की ओर ध्यान दे, अपना कैरियर बनाए, उनके खेलने की जगह का विस्तार किया। ऐसा करके मतलब कभी उनको स्कूल बैग दिए, कभी कॉपी किताब दिए, कभी कुछ दे के पढ़ने की तरफ प्रोत्साहित किया। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि मेरे वार्ड की समस्याएं खत्म हो गई हैं। मेरे वार्ड की समस्याएं अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुए। जैसा कोसानगर मैं चाहता हूं वैसा बनाने के लिए मुझे अभी और मेहनत करनी है, ताकि कोसानगर अभी काफी हद तक एक डिफरेंशिएट होता था कि बगल में नेहरू नगर है, तो नेहरू नगर में बड़े बड़े मकान है, साफ सुथरी रोडें हैं, तो वो पहले बहुत अलग दिखता था। लेकिन अब मैं बोल सकता हूं कि कोसानगर और जो है क्या बोलते हैं नेहरू नगर के बीच के डिफरेंस को मैंने काफी हद तक कम करने की कोशिश की है, लेकिन अभी बहुत काम बाकी है। अभी बच्चों के खेलने की बहुत अच्छी व्यवस्था करनी है। अभी क्या बोलते हैं उनके शिक्षा की जो है, जैसे हम चाहते थे कि हाई स्कूल जो है उसमें आत्मानंद हो जाए, तो उसके लिए भी हमने प्रयास किया था, पर सरकार चली गई। ऐसे बहुत सारे काम हैं। अभी तो बेसिक कामों की ओर ध्यान दिया है। अभी खेल कूद के स्थान मैं चाहता हूँ कि वो ऑडिटोरियम हो जाए। अभी मुझे एक क्रिकेट ग्राउंड के लिए क्या बोलते हैं महापौर जी से मेरी बात हुई थी, तो वो हम लोग को जगह नहीं मिली। फिर हमने सोचा बौद्ध भूमि में वाले मान जाएंगे, पर बौद्ध भूमि वालों से भी बात की, पर उनका कहना था कि नहीं इसमें थोड़ा और अच्छा होना चाहिए। तो उनकी बात से मैं सहमत था, तो मुझे क्रिकेट ग्राउंड के लिए वहां जगह ही नहीं मिली। तो क्रिकेट ग्राउंड क्योंकि हम चाहते थे सामने रहे, तो हमारी तरफ से कोशिश है कि बच्चों के खेलने की भी व्यवस्था हो, बच्चों के पढ़ने की भी व्यवस्था हो। हमने क्या बोलते हैं जहां देखा कि महिलाओं के साथ मिलके महिलाओं से बात की और महिलाओं को क्या कर सकते हैं, तो हमने उनको सिलाई मशीन भी दिलवाई। ऐसे करके पर्सनल सहायता भी मुख्यमंत्री सहायता कोष से दिलवाई। तो वार्ड की समस्याएं पूरी अभी खत्म नहीं हुई है, बहुत सारी समस्याएं अभी बाकी हैं। जैसे रिटर्निंग वॉल का पूरा काम होना बचा है, यादव मोहल्ले की कुछ सड़कें बची हुई हैं, गांधीनगर में लोग गार्डन चाहते हैं, वो गार्डन का मैंने प्रस्ताव बना के भेजा हुआ है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मुझे जल्दी राशि मिल जाएगी, तो वो गार्डन जल्दी बन जाएगा। जो है गांधीनगर का पहुंच मार्ग का चौड़ीकरण अभी बाकी है, उसको करवाना है। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि काम पूरा हो गया, कि ढूंढे नहीं मिलेगी, ढूंढेंगे तो बहुत सारी समस्याएं मिल जाएंगी। लेकिन जो हाल कोसानगर का पहले था उसको बहुत बेहतर करने की मैंने कोशिश की है, और ईश्वर के आशीर्वाद से कुछ हद तक कामयाब हो पाया हूं, और बहुत हद तक कामयाब होना भी बाकी। क्या बात है दोस्तों, सुन रहे हैं आप कि किस तरह से पार्षद महोदय अपने वार्ड में समस्याओं को ढूंढ ढूंढ करके उसका समाधान करते जा रहे हैं। संदीप जी, एक सवाल और करना चाहूंगा मैं। जैसे आपके कार्यकाल को अभी 3.5 साल हो चुके हैं, लगभग 2 साल भूपेश बघेल की सरकार रही, आपकी खुद की सरकार रही, और उसके बाद सीएम साय जी की सरकार आ गई। दोनों समय में 1.5 साल लगभग इनको हो गए हैं और 2 साल भूपेश जी को हो गए थे। क्या फर्क देख पाते हैं उनके शासन होने से? क्या फर्क पड़ा है आप लोगों की पार्षदी पे? भाई भूपेश बघेल जी जब सीएम थे तो वो इस जिले के मुख्यमंत्री थे, और जिले के मुख्यमंत्री होने के कारण हमारी अप्रोच सीएम तक आसान थी, क्योंकि वो यहाँ आते रहते थे, हम भिलाई 3 जाके मिल लेते थे। तो हम लोग जो प्रस्ताव लेके जाते थे, फंड की बात करते थे, वो बहुत आसानी से मिल जाते थे। अभी वर्तमान सीएम साय साहब जो हैं वो कुनकुरी के हैं, दूर है, वो जसपुर में, जसपुर एरिया में आता है, तो उतना संवाद उनसे हो नहीं पाता। और संवाद नहीं हो पाने के कारण, और स्पष्ट बात है कि हम लोग कांग्रेस के पार्षद हैं, कांग्रेस की हमारी यहाँ पे सरकार है,
तो हमारी सुनवाई उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो फर्क तो पड़ा है। भूपेश भैया की सरकार में जो काम बहुत आसानी से हो जाते थे, अब थोड़े तकलीफ से होते हैं। सरकार बदलने का फर्क जरूर पड़ता है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी, एक तरफ कांग्रेस की सरकार। 2 साल कांग्रेस की सरकार रही है, जब भिलाई नगर निगम में कांग्रेस की सरकार बनी, और उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ की सरकार चेंज हुई और बीजेपी का शासन आ गया। संदीप जी, अब आते हैं आपके एमआईसी प्रभार पे। सामान्य प्रशासन और विधि किस तरह का ये क्षेत्र है, बताएंगे पहले तो। सामान्य प्रशासन एक्चुअली जो स्थापना विभाग होता है, नगर निगम के कर्मचारियों का और नगर निगम के अधिकारी जितने भी हैं, उससे रिलेटेड ये विभाग है। और इसमें प्रभारी होने, मैं प्रभारी हूँ, पर मैं कहूँगा कि प्रभारी को इसमें बहुत ज़्यादा पावर होते नहीं। तो जो कर्मचारी अपनी समस्या लेके आते हैं, हम उसको महापौर जी तक और आयुक्त तक भिजवाते हैं। उसमें पेंशन का प्रॉब्लम है, ग्रेजुइटी का प्रॉब्लम है, पदोन्नति के मामले हैं। जैसे पदोन्नति का होता है, तो पदोन्नति का मामला आता है, हम उसको सलाहकार समिति में लेके उसके बाद एमआईसी में उस प्रस्ताव को भेज देते हैं, जहाँ एमआईसी के सारे सदस्य और महापौर जी अगर उसको स्वीकृत करना हो तो वो फाइल आगे चली जाती है, नहीं तो वहीं रुक जाती है। तो पदोन्नति के मामले में तो हम किसी का ही आज तक रुका नहीं है, हो ही जाता है। और भी जैसे कुछ कर्मचारियों को लेके जो भी प्रॉब्लम्स रहती है, ग्रेजुइटी, पेंशन है और कुछ चीजें हैं, तो उसको लेके जो है वो क्या बोलते हैं, जो मेरे पास आता है शिकायतें या जो भी ऐसी प्रॉब्लम आती है, जो भी बात आती है, कभी बजट को लेके या कि बजट कुछ चाहिए उसमें या कुछ ऐसा है, तो वो हम लोग आगे उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। उसमें सामान्य प्रशासन प्रभारी का क्या बोलते हैं, समझ लीजिए उसमें ज्यादातर सलाह ही दे सकते हो आप, और वो सब कर सकते हो। कोई अधिकृत पावर नहीं है कि उसमें मैं कोई किसी की ट्रांसफर कर सकता हूँ या पोस्टिंग कर सकता हूँ, है ना। उसमें तो ये भी है कि वो ट्रांसफर करने वालों की मर्जी है, वो मुझसे सलाह ले ना ले, वो अपने आप भी कर लेते हैं। तो उसमें कानूनी प्रावधान कोई सामान्य प्रशासन प्रभारी का ऐसा नहीं है कि वो किसी को क्या बोलते हैं, उसका कुछ कर सकता हो, ट्रांसफर कर सकता हो, कुछ कर सकता हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सामान्य प्रशासन से कर्मचारियों के हितों को लेके और कर्मचारियों की प्रॉब्लम्स को लेके जनरली जो बातें होती है, उसमें जो जो मुझ तक आती है, मैं उनको सॉल्व करने की अपने कर्मचारियों के लिए और अधिकारियों के लिए पूरी कोशिश करता हूँ। चाहे उनके पदोन्नति का मामला हो, चाहे उनके ग्रेजुइटी, पेंशन, जो भी मैटर्स आते हैं, उन सबसे जो रिलेटेड मामला है वो करते हैं। दोस्तों, एक तरफ कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, क्योंकि केंद्र में भाजपा और प्रदेश में भी भाजपा। और संदीप निरंकारी जी के लिए ये कहूंगा कि ये एक अकेले ऐसे ड्राइवर हैं जो 2 इंजन को चला रहे हैं। एक तो खुद अपने वार्ड के पार्षद हैं और वार्ड को भी चलाना है, और दूसरा एमआईसी में भी प्रभार है, उसे भी निभाना है। तो दोहरी भूमिका निभा रहे हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से ये अपनी दोनों ही भूमिकाओं को निभाते आ रहे हैं। निरंकारी जी, आपने एक चीज कही कि वापस हम आपके वार्ड पे आते हैं, कुछ जो कार्य हैं विकास के वो बाधित हो रहे हैं, कुछ अवैध कब्जों की वजह से। वहां पर नालियां नहीं बन पा रही हैं, लाइन नहीं बिछ पा रहे हैं, उसके लिए क्या प्रयास करेंगे? भाई उसके लिए प्रयास किया है। जैसे कई जगहों पे जहां नालियों के ऊपर कब्जे हैं, अब वो ऊपर मकान बना हुआ है, नीचे मकान में, जैसे अटल आवास की बात लें, तो ऊपर वाले बोलते हैं नीचे वालों का तोड़ो, नीचे वाले बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, हम भैया हमारा परिवार बढ़ गया, हम थोड़ा कब्जा कर लिए। अब उनकी भी समस्याओं को देखना रहता है, थोड़ा सा मन जो है वो हो जाता है कि यार इसको करे कैसे। उसका हल निकालने के लिए मैंने सबसे कहा था कि भैया अगर आप इसको नाली बनवाना चाहते हो तो आप लिखित में दे दो, हम सब सहमत है कि नाली में, क्योंकि अटल आवास की क्वालिटी उतनी अच्छी भी नहीं। अगर उसमें नाली को तोड़ने के लिए, बनाने के लिए जो वाइब्रेटर चलेगा, कोई मकान अगर उसमें कुछ हो गया या गिर गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। और वहां पे ऐसा होता है कि ऊपर वाले चाहते हैं नीचे वालों का टूटे, नीचे वाले चाहते हैं कि भैया अब हमारा परिवार बढ़ गया, हमारा कब्जा, हाँ कब्जा है ठीक है हम मानते हैं, लेकिन आप तोड़ दोगे तो हम कहाँ जाएंगे, नाली हमारे घरों से तोड़ के बना लो। पर वो तोड़ के बनाना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन उसमें भी हमने प्रस्ताव दिया है, कोशिश कर रहे हैं कि कब्जे भी हट जाए प्यार से और वो नाली भी बन जाए। हर काम इतना आसान नहीं होता, जो प्रैक्टिकली जाके जब देखते हैं ना सिचुएशन को, तो बड़ी मतलब क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है, जो कभी मीडिया भी नहीं समझ पाता
और उसमें कई बार आरोप भी लगते हैं कि पार्षद अपने किसी पर्सनल मोटिव से नहीं तोड़ रहा होगा अवैध कब्जा, ये नहीं हुआ। लेकिन जब आप यथास्थिति देखते हैं तो आपको खुद लगेगा कि यार जहां दुनिया में इतना सब कुछ हो रहा है और यहाँ पे ये गरीब लोग रह रहे हैं, तो इसको कैसे करें। तो तोड़ते भी हैं, कोशिश करके तोड़ते भी हैं कि जैसे भी, जैसे अभी क्या बोलते हैं सीवरेज लाइन की बात थी, तो बॉम्बे हाउस में जो सीवरेज लाइन हुआ वो घर के अंदर से तोड़ के उसको ठीक करना था। तो लोगों ने उसको, लोगों को मनाया, समझाया कि आप ही का प्रॉब्लम है, नहीं तो ये सीवरेज लाइन अगर ठीक नहीं हुई तो कल को आप कैसे रहोगे गंदगी में। माने लोग और तोड़ के इस तरह से रास्ता निकालते हैं, कोशिश करते हैं कि नालियां जो है वो बने, और कई जगह बनी भी है और आगे बनेगी भी। क्योंकि मैंने बताया ना, प्रायोरिटी वाइज चीजों को लिया जाता है। जहां जहां की नालियां बनी ही नहीं थी तो वहां जरूरत पहले थी तो वहां करी, जहां जहां सड़कें नहीं बनी थी सबसे पहले वहां बनी। क्योंकि कई कई जगह तो मेरे वार्ड में ऐसी थी जहां कभी मुरम और गिट्टी भी नहीं डली, मतलब रॉ ही थी, रोड कभी बनी ही नहीं। तो मैंने प्रयास करके सबसे पहले उन रोडों को बनाया, फिर जो बनी रोडें खराब हो गई थी उनको ठीक कराने की तरफ भिड़ा। जहां नालियों के क्या नहीं थी वहां नाली बनाने की कोशिश की। मेरे वार्ड में चैलेंजेस तो हैं क्योंकि बहुत पुरानी 40-50 साल 60 साल पुरानी बसाहट है, और उस बसाहट में क्या बोलते हैं वो जो है वो कब्जे होते होते कई एकदम, जहां जाने की जगह 20 फुट थी वहां 10 ही फुट बच गई है। अब लेकिन उसमें क्या बोलते हैं पीएम आवास भी बन गए हैं, कहीं कुछ बन गया है। तो वो सब से रास्ता निकाल के वहां पे नालियां बनाना है, सब बनाना एक बड़ा चैलेंज का काम है, जिसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो रास्ता निकले। पहले के 2 साल तो हमारी जब तक सरकार थी, जो मूलभूत समस्याएं थी, जनता जिसमें बहुत परेशान थी, ना रोड थी, ना पुल बने हुए थे, पानी भर जाता था, रोडें नहीं थी तो गंदगी थी, गटर थे, वो सब पे काम किया। अब उस तरफ लगे हैं कि कैसे अवैध कब्जों को क्या बोलते हैं सेटलाइज करके, बात करके उसमें ऐसी हम जगह निकालें ताकि आने वाले समय में उसमें अच्छी रोडें, अच्छी नालियां और बन सके। मैंने कहा ना, काम मेरे वार्ड का खत्म नहीं हुआ। मेरे वार्ड का काम 3-3.5 साल में कंप्लीट होने वाला नहीं। आगे पता नहीं मालिक ने मेरे लिए क्या लिख रखा है, मैं पार्षद रहूंगा नहीं रहूंगा, पर मैंने अभी पिछले 3 सालों में इतना काम तो कर दिया है जो मुझे लगता है कि काफी सालों से वहां काम नहीं है। संदीप जी, आप कह रहे हैं कि 1.5 साल कार्यकाल को और बचे हैं और बहुत सारे कार्य बचे हुए हैं करने को, तो इन 1.5 सालों में क्या टारगेट रख रहे हैं, क्या क्या काम आपको करना है? मैंने आने वाले समय के लिए ये जो शासन को, संचालनालय को गया है काम आयुक्त जी के माध्यम से, तो इसमें कोषानगर, नेहरू नगर में आईएसडीपी आवास, बॉम्बे आवास एवं अटल आवासों के संधारण कार्य के लिए मैंने निवेदन किया है, जिसके लिए 1,22 करोड़ की खर्चा आएगा, जो प्रस्ताव बना है। ये मेरी इच्छा है क्योंकि मैं जब भी वहां जाता हूं, मैंने कलेक्टर साहब को भी लिखा है, महापौर जी को भी लिखा है, आयुक्त जी को भी लिखा है, सबको लिखा है। क्योंकि मैं जब भी जाता हूं तो कभी कभी मुझे वहां जाने से ऐसा लगता है कि यार ये कहीं बारिश से या किसी चीज से कहीं ये गिर ना जाए। तो मैं चाहता हूं कि वहां का संधारण जल्द से जल्द हो, या वहां का कोई और रास्ता भी निकाला जाए। तो मेरे को ये मतलब इसलिए मैंने वहां का प्रस्ताव एक बनवाया कि ताकि अटल आवास, बॉम्बे आवास, क्योंकि मेरे यहाँ बहुत ज्यादा है ना, बॉम्बे आवास भी है, अटल आवास भी है, आईएसडीपी आवास है, रेशने आवास है, बड़ी आबादी रहती है यहाँ पे। तो उनका जीवन सुरक्षित हो, उनका जीवन सुगम हो, अच्छा हो, इसके कारण मैंने प्रस्ताव बनाया वहां के संधारण का। उसके बाद गोसानगर में दीक्षित कॉलोनी से लेके गांधीनगर तक एक ही रोड है, जो रोड छोटी है और अब आबादी बहुत बढ़ गई है, चौड़ाई बहुत कम है। तो उसको अच्छे से चौड़ा करके उसको फिर से उस रोड को बनवाना मुझे लगता है बहुत जरूरी है, ताकि वहां की जनता जो है, जो चाहती है, खुशहाल हो सके और वार्ड भी अच्छा लगेगा। क्योंकि और वो जरूरत है, ये कोई लग्जरी का काम नहीं है। क्योंकि अब वो बहुत छोटी, मतलब वो रोड होगी मुश्किल से क्या बोलते हैं 7-8 फीट की रोड होगी, 8 फुट 9 फुट की। तो उसको मैं चाहता हूँ कि उसका चौड़ीकरण हो जाए। उसके बाद गांधीनगर में ही कोई भी खेलने का स्थान नहीं है, कोई भी एक गार्डन नहीं है। मैं वहां के बुजुर्गों को देखता हूँ, वो अपना बेचारे रोड में पैदल घूमते हैं शाम को और जाते हैं। तो मेरा एक इच्छा वहां पे ये है कि वो गांधीनगर मैदान, जिसका मैंने प्रस्ताव दिया हुआ है, और ये जो है लगभग लगभग इसमें 36 लाख खर्चा आना है। और एक हम बहुत प्रयास कर रहे थे शुरू से कि वहां पे तालाब नहीं था, और वहां के लोग बहुत तालाब के लिए रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई तालाब जो है वो, हमारे जितने छत्तीसगढ़ी भाई बहन है वो क्या बोलते हैं, जब किसी का मृत्यु हो जाता है तो उसके बाद नहावन का कार्यक्रम, तालाब में कार्यक्रम होता है। इसकी बहुत समय से डिमांड थी, हम लोग बहुत कोशिश उसमें कर रहे थे कि हमको कोई जगह मिल जाए तालाब की। तो एक बार रेलवे लाइन के बगल में क्या बोलते हैं हमने खुदवाना भी शुरू कर दिया था,
लेकिन बाद में पता चला कि वो रेलवे की जमीन है, रेलवे का विस्तार होना है, तो वो वहां पे नहीं हो सकता। तो वो हमने तो अपने सहयोग से जेसीबी से उसको खुदवाना शुरू करके कोशिश किया था कि वो हो जाए। पर जनता वैसे कोसानगर में ही चाहती थी, क्योंकि लाइन क्रॉस करना भी एक बड़ी बात है। तो वो इसलिए जो है, तो हम अभी उस तालाब के लिए हमने एक जगह खोज ली है ना, जो SLRM सेंटर के पीछे में, उस जगह के बारे में मैंने सबसे बात की है। और वो तालाब निर्माण का काम है जो 21 लाख का लगभग उसका बजट है वो बनने के लिए। और जितने भी हमारे कोसानगर के अटल आवास है, बॉम्बे आवास है, रेशने आवास है, इन सब में जो सामने देखेंगे आप जाके तो एकदम गंदगी है। अभी हम लोग सफाई की टीम लगा के साफ सफाई कराते हैं, कहीं अपने पास से मुरम डलवा देते हैं। तो मैंने वहां पेवर ब्लॉक लगाने के लिए भी 46 लाख का प्रस्ताव बना के दिया है। और एक हमारे यहाँ गांधीनगर से क्या, जब आओगे आप तो एक ही अप्रोच रोड है। अगर उस रोड में कोई दुर्घटना हो जाए तो गांधीनगर वाले निकल ही नहीं सकते। तो इसलिए मैंने एक जगह चिन्हित की है जो उसमें रोड ही है वो, लेकिन वास्तविक रोड बनी नहीं। दीक्षित कॉलोनी से लेके गांधीनगर तक क्या बोलते वो रोड बननी है, जिसका क्या बोलते 18 लाख रुपए मैंने प्रस्ताव भेजा है। वो रोड बन जाने से गांधीनगर वालों को डबल रोड मिल जाएगी कि वो दो तरफ से आ जा सकेंगे। वहां एक पुलिया निर्माण का भी क्या बोलते हैं है, जो वो जल्दी उसका काम शुरू होने वाला है। मॉडल टाउन की कुछ सड़कों का काम बचा हुआ है जो काफी समय से लोग बोल रहे हैं, पर मैंने कहा ना, बीच में लगातार चुनाव के कारण, आचार संहिता के कारण और फंड की कमी के कारण नहीं हो पाया। अभी मैंने उसका 15 लाख का लगभग प्रस्ताव भेजा है। 5 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर सड़क है। और ये कोसानगर, उड़िया बस्ती, सतनामी मोहल्ला में कुछ मार्ग संधारण का काम है, उसका भी मैंने भेजा था, लेकिन अभी उसको मैं पार्षद निधि से कर दे रहा हूँ। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो क्या बोलते हैं हम कोशिश करके करने की इस बार कोशिश करेंगे। और उसके बाद जो है कोसानगर अटल आवास स्वास्थ्य केंद्र के सामने रिक्त स्थान में चैनलिंग फेंसिंग का काम हम करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि वहां सामने बच्चों के खेलने की कोई जगह नहीं। हम एटलीस्ट इतना चाह रहे हैं कि फेंसिंग घरवा के वो जो गड्ढा है उस पूरे गड्ढे को भर दिया जाए। कम से कम 8 से 10,000 फुट का एरिया है, तो उसमें हम उसको प्लेन करके क्या बोलते हैं खेलने, बच्चों के खेलने का स्थान बना दे। इसके लिए भी हमने क्या बोलते हैं भेजा है। और बॉम्बे से मॉडल टाउन के मध्य में एक नाली है बहुत बड़ी, वो ओपन नाली है, उसको कवर्ड नाली करवाने के लिए, जो बॉक्स कल्वर्ट बोलते हैं, वो करवाने के लिए उसका क्या बोलते हैं प्रस्ताव भेजा है। ये जो है ये काम जो जितने मैं बता रहा हूँ ना, कोसानगर में रामलीला मैदान है उसके सौंदर्यीकरण के लिए लिखा है। और क्या बोलते हैं मॉडल टाउन शिवाजी चौक से सत्र भाव उद्यान तक नाली निर्माण का काम है, वो करवाने के लिए भेजा है ना। नाली संधारण का कुछ काम है, EWS में सीवरेज संधारण के लिए भेजा है। और कोसानगर दीक्षित कॉलोनी में RCC नाली निर्माण का कुछ काम है। तो ऐसे बहुत सारे जो बचे हुए काम है, इसके प्रस्ताव भेजे हुए, संचनालय चले गए हैं। अब ईश्वर से ये प्रार्थना है कि ऊपर बैठे हुए लोग इसको समझे कि ये जनता के हित के काम है। जनता इन कामों को होने से बहुत सुखी हो जाएगी। भगवान ने हमको उस जगह बैठाया है, लोग अलग अलग जाके समाज सेवा करते हैं, भगवान ने तो हमको वो जगह दी है जहां हम अगर अपनी ड्यूटी ईमानदारी से कर लें तो हमारी समाज सेवा हो जाएगी। तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि ऊपर जो पैसा पास करने वाले हैं वो समझेंगे और इन सब का पैसा पास करेंगे, ताकि जो मेरे बचे हुए काम है जिसमें जनता को मैं राहत पहुंचाना चाहता हूं, तो वो काम हो पाए। दोस्तों, उम्मीद पे दुनिया कायम है, ये बात यहाँ निरंकारी जी ने साफ कही है कि प्रस्ताव भेजना इनका काम है। लोगों के हित को देखते हुए इन्होंने प्रस्ताव बनाया है और शासन को भेजा है। अब ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस काम को किस तरह से समझते हैं और पैसा जो उसके लिए राशि लगनी है वो राशि कब तक वहां से रिलीज करते हैं। संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। आपने कोसानगर वार्ड 5 की यथास्थिति से अवगत कराया और हम भी चाहेंगे और उम्मीद करेंगे कि आपके बचे हुए कार्य आपके कार्यकाल में पूरे हो जाए। धन्यवाद सर। मैं जनरली इस तरह से लाइव इंटरव्यू और ये सब नहीं करता हूँ। मुझे लगता है कि अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं करना चाहिए, अपना काम करते रहना चाहिए जितना हो जाए। पर आप एक अच्छे पत्रकार हैं, पिछले काफी समय से आप चाह रहे थे कि हमारे और आपके बीच में बातचीत हो, तो मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे अपने मन की बात रखने का मौका दिया। ये थे हमारे बीच में वार्ड 5 कोसानगर के जनप्रतिनिधि पार्षद संदीप निरंकारी जी, जो MIC मेंबर भी हैं सामान्य प्रशासन और विधि विभाग के। और इन्होंने बताया कि किस तरह से वार्ड 5 में दुर्दशा थी और वार्ड 5 की दुर्दशा को इन्होंने सुधारा और बहुत सारे ऐसे कार्य किए जिससे आज वार्ड 5 कोसानगर के लोग काफी प्रसन्न हैं और कुछ कार्य और बचे हैं, उन्हें भी जल्द पूरा करने की उम्मीद रखते हैं। और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए साथी संदेश लाइव। मैं हूं संतोष शर्मा, दुर्ग भिलाई से।